नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत चल रही होगी। दैनिक करंट अफेयर्स में स्वागत है आपका। और आपकी कक्षा सोमवार को इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि सोमवार को एक अवकाश था। आप सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जयंती थी और उसी के संदर्भ में संस्थान क्लोज था, इस वजह से सोमवार की कक्षा आपकी नहीं हुई थी। आज मंगलवार है और मंगलवार को एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं दैनिक करंट अफेयर्स के इस कार्यक्रम में, जहाँ पे करंट अफेयर्स हम देखेंगे। करंट अफेयर्स के बाद कुछ जीके का पोर्शन देखेंगे और कुछ विभिन्न, आप कह सकते हैं क्योंकि नवंबर माह समाप्त हो रहा है तो नवंबर माह से जुड़ी हुई कुछ अपडेट, प्रमुख अपडेट हम देखेंगे। साथ ही साथ जीएस के भी किसी एक टॉपिक का जिक्र आज हम देखने को पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर की। 26 नवंबर को आप सब जानते होंगे संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब संविधान दिवस की बात आती है तो निश्चित रूप से चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवश्य होती है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा अवश्य होती है, तो उसी से जुड़ी हुई चर्चा हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जब हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। ये तो सबको पता है कि 26 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है। तो कुछ चीज़ें और हैं जहाँ पे जानकारी लोगों को नहीं होती है या कम जानकारी होती है, सबसे पहले उसकी बात हम कर लेते हैं। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो 3 चरणों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहला चरण जो देखने को मिलता है ये 6 दिसंबर 1946 से लेकर के 1947 तक का देखने को मिलता है। ठीक है, 6 से 14 दिसंबर 1947 तक। दूसरा चरण जो देखने को मिलता है संविधान सभा का वो है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949। और तीसरा चरण जो देखने को मिलता है, तीसरा चरण आता है 26 नवंबर 1949 से मार्च 1952। ये 3 चरण आपको संविधान सभा के देखने को मिलते हैं। संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो कुछ जानकारी और आपको होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा प्रारूप समिति के बारे में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में आपने अवश्य अध्ययन किया होगा। और जब प्रारूप समिति की हम बात करते हैं, प्रारूप समिति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे यह भी आपको देखने की ज़रूरत है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आपको बता दें, जब इसके प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करते हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो सदस्यों में सबसे पहला नाम जो आता है, याद कर लीजिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम है? एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा जो नाम देखने को मिलता है वह है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये नाम पूछा जाता है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक, तीसरा जो नाम आता है वो आता है के एम मुंशी का नाम आता है। ठीक है, के एम मुंशी के बाद चौथा जो नाम देखने को मिलता है वो है मोहम्मद सदुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद सदुल्लाह का नाम देखने को मिलता है। अगला जो नाम देखने को मिलता है वो है बी एल मित्तर। क्या नाम है? बी एल मित्तर। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम देखने को मिलता है वो है डीपी खेतान। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। डीपी खेतान नाम देखने को मिलता है। ठीक है, और एक नाम और याद रखिएगा कि जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, यही प्रश्न पूछा जाता है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनका स्थान कौन लिया? तो इनका स्थान लिया था टीटी कृष्णमाचारी ने। किसने लिया था? कृष्णमाचारी ने। ठीक है, तो टीटी कृष्णमाचारी ने इनका स्थान लिया था डीपी खेतान का। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें और भारतीय संविधान के संदर्भ में। सबसे पहले बात आती है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं, तो अमेरिकी संविधान से क्या ली गई हैं? तो सबसे पहली बात आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
ठीक है, जिनको याद है रिपीट हो जाएगा। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की बात करते हो ये कहाँ से ली गई है, यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद अगला देखने को मिलता है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या देखने को मिलता है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन देखने को मिलता है। अगला क्या देखने को मिलता है आपको, आप जानते हैं प्रस्तावना की बात करते हो, यह भी यहीं से देखने को मिलता है। इसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की जब आप बात करते हो तो ये भी जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके निष्कासन की जो प्रक्रिया है वह भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश संविधान, ठीक है, ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान की जब हम बात करते हैं, ब्रिटिश संविधान की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए विधि का शासन। जब आप बात करते हो विधि का शासन, ठीक है, विधि के शासन की बात करते हो तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर बात आती है कनाडा के संविधान की, ठीक है, कनाडा के संविधान की बात आती है। कनाडा के संविधान की बात आती है तो कनाडा का जो संविधान है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक है, केंद्र राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर आयरलैंड के संविधान की बात आती है और आयरलैंड के संविधान में चाहे कुछ याद रहे ना याद रहे, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना, ये कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड के संविधान से। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो ली गई है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जब हम बात करते हैं क्या ली गई है, तो बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की जब भी चर्चा होती है ये कहाँ से ली गई है, यह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इतनी जानकारी बेसिक है जो भारतीय संविधान के संदर्भ में कम से कम आज आपने सीखा। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरे टॉपिक में एक संस्था है जिसको बोलते हैं फिक्की, ठीक है, फिक्की या इसी को बोलते हैं फेडरेशन ऑफ, देखो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखने की ज़रूरत है। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है और याद रखना है घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिक्की के अभी नए चेयरपर्सन बने हैं जिनका नाम है अनीस शाह। तो याद रखिएगा अनीस शाह जो है ये फिक्की के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक एक्सप्रेस वे की, और जिस एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं वो यूपी से संदर्भित है और उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और ये चर्चा में क्यों है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चर्चा में क्यों है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जो सौर ऊर्जा संचालित है, सौर ऊर्जा संचालित, याद रखिएगा सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला, सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला एक्सप्रेस वे है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा जब हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, भारत में जो सड़कों का ज़्यादातर, नेशनल हाईवे का ज़्यादातर निर्माण है या एक्सप्रेस वे भी कहीं कहीं वो NHAI द्वारा बनाए गए। नेशनल हाईवे तो सभी NHAI द्वारा बनाए जाते हैं। NHAI का फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और वर्तमान समय में संतोष कुमार यादव जो हैं ये इसके हेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक जानकारी और रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम जब बात करते हैं इसका फुल फॉर्म है
हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये चर्चा में क्यों था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये हमने शायद नहीं बताया। आइए देख लेते हैं क्यों चर्चा में था। 1 मिनट। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया तो कि सौर ऊर्जा संचालित है, तो ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो है ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब एक्सप्रेस वे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन सौर ऊर्जा संचालन 100% अभी नहीं हो रहा। आने वाले समय में ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एक्सप्रेस वे हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है एक संगठन जिसको बोलते हैं ISO। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वैश्विक चीनी उद्योग निकाय, हिंदी में बोलते हैं इसको वैश्विक चीनी उद्योग निकाय। ठीक है, वैश्विक चीनी उद्योग निकाय इसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसमें याद ये रखिएगा कि वैश्विक चीनी उद्योग जो निकाय है वर्ष 2024 में इसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसको मिली है, इसकी अध्यक्षता मिल गई है भारत को। तो वर्ष 2024 में ISO जो है वैश्विक चीनी उद्योग निकाय, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम चीनी की बात करते हैं, जब हम चीनी की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 21 मई 2023 को लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश जो है ये महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर अब शीर्ष पर आ गया है चीनी के उत्पादन में। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है, बात आती है 26 नवंबर की। और 26 नवंबर की क्या बात आती है, बात आती है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की। ठीक है, इसकी बात आती है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस। पहली चीज तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले दूध के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए, उसमें और सुधार के लिए, उस दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती होती है और इस बार डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 102वीं जयंती थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे, तो सबसे पहले आप जानिएगा, इनको बोला जाता था श्वेत क्रांति के जनक। क्या बोला जाता था इनको, श्वेत क्रांति के जनक इनको बोला जाता था। और याद रखिएगा कि इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि वर्ष 1970 में इन्होंने 13 जनवरी वर्ष 1970 को एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में श्वेत क्रांति के जनक या मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा चलाया गया था। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है कि इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1998 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर दूध के वैश्विक उत्पादन में जो है आप कह सकते हैं टॉप स्थान पे पहुंच गया था। इसके साथ साथ खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए, खाद्य तेल जो हैं उसमें भी आत्मनिर्भर बनाने में भारत को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का योगदान जो है वो अतुलनीय है। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि आज की जब हम बात करते हैं तो दूध के कुल वैश्विक उत्पादन में 22% जो हिस्सा है वो भारत का है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको कई सारे पुरस्कार मिले, जैसे इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। इनको कृषि रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तीसरा इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं अलग अलग वर्षों में, और इतनी जानकारी आपके लिए इस प्रश्न के लिए पर्याप्त है। अभी एक चीज़ और याद रखिएगा, जब दूध की बात करते हैं तो दूध या तो सफ़ेद देखने को मिलता है, और गाय का जो दूध होता है वो पीला देखने को मिलता है। पीला क्यों होता है? पीला होता है बीटा कैरोटीन के कारण, ये आपको याद रखना है। सफ़ेद क्यों होता है? तो इसको याद रखिएगा, कैसीन के कारण जो है वो दूध का कलर सफ़ेद होता है। यदि आपके पास इतनी जानकारी है तो उम्मीद करता हूँ दुग्ध उत्पादन से संबंधित या दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप उसको हल करने में सक्षम रहेंगे। अगला जो हम बात करने वाले हैं, एक प्रतियोगिता की बात करने वाले हैं। किस प्रतियोगिता की बात करने वाले हैं? राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता। राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता या चैंपियनशिप। और राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं, वर्ष 2023 की ये बात हो रही है, तो एक नाम है बच्ची का अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने इस प्रतियोगिता को जीता, और सबसे कम उम्र में इस खिताब को जीतने वाली ये दूसरी बालिका बन गई हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, आप बताओगे स्क्वैश से संबंध इनका है। ठीक, अब एक लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक सैन्य अभ्यास की, और इस सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। आप सब जानते हैं, कई बार आपको बताया गया है कि सूर्य किरण जो है ये एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और कौन सी देश की वायुसेनाएं भाग लेती हैं? तो इसमें इंडिया और नेपाल की वायुसेनाएं भाग लेती हैं। भारत और नेपाल के बीच यह एक सैन्य अभ्यास है। नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी मुद्रा है नेपाली रुपया, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यदि हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाली रुपया हो गया, इनके पीएम का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है कि इनके प्रधानमंत्री कौन है। नेपाल के साथ भारत के कुछ राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, और भारत के इन्हीं राज्यों में यदि हम बात करें, सबसे पहले उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, इसके बाद सिक्किम आता है, और सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो 5 ये भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज के अन्य टॉपिक की, कि भाई करंट अफेयर्स के अतिरिक्त और क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के अतिरिक्त करंट अफेयर्स की ही कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आज देखना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि भैया नवंबर 2023 में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, और उन पुरस्कारों के नाम, साथ ही साथ उनको प्राप्त करने वाले का नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आता है बैलोन डी ओर पुरस्कार। क्या है? बैलोन डी ओर पुरस्कार। बैलोन डी ओर पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बैलोन डी ओर पुरस्कार जो है ये मिला लियोनल मेसी को। किसको मिला? लियोनल मेसी को मिला। और ये फुटबॉल का एक पुरस्कार होता है, लियोनल मेसी को मिला। इस किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको पता होगा, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और इन्होंने 8वीं बार इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब कब किया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये मिलता है। फुटबॉल जो खेल है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, ठीक है, फुटबॉल के खेल में, वैश्विक स्तर पर फुटबॉल के खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है, जो लियोनेल मेसी को मिला है, और 8वीं बार मेसी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, दूसरा एक पुरस्कार है जो आपको पता होना चाहिए, वो है केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको आप कह सकते बोलते हैं केरल ज्योति पुरस्कार। क्या बोलते हैं? केरल ज्योति पुरस्कार। केरल राज्य का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको बोलते हैं केरल ज्योति पुरस्कार। और ये दिया किसको गया? ये दिया गया टी पद्मनाभन। ठीक है, टी पद्मनाभन को ये पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया? टी पद्मनाभन को दिया गया। और इससे पूर्व किसको दिया गया है? सबसे पहले क्यों दिया गया टी पद्मनाभन को? तो आप जानते हैं केरल में मलयाली भाषा बोली जाती है, तो जो मलयालम साहित्य है, ठीक है, मलयालम जो साहित्य है, मलयालम साहित्य में इनके योगदान के लिए, असाधारण योगदान के लिए ये पुरस्कार
दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। केरल सरकार प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। तीसरा पुरस्कार क्या है? तीसरा पुरस्कार है रोहिणी नैयर पुरस्कार। क्या है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार। और ये दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार है, और इसको दिया किसको गया? ये दिया गया दीनानाथ राजपूत को। किसको दिया गया? दीनानाथ राजपूत को ये दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दीनानाथ राजपूत क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है ये 2022 में दिया गया था। 2022 में किसको दिया गया था? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, आप कह लीजिए से रिचम संगतम। उतना याद करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना अभी याद रखिए कि दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। कौन सा पुरस्कार है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसको मिला है, इसकी बात हमें करना है। तो मिला है आरबीआई को। किसको मिला है? आरबीआई को। और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को ये पुरस्कार मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये पुरस्कार मिला किसको आरबीआई में? तो ये मिला, इस पुरस्कार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उनको मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया। आप जानते हैं आरबीआई जो है वो देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए और केंद्रीय बैंक की अटूट जो प्रतिबद्धता है उस पर जोर देने के लिए इसको सम्मानित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांता दास यहाँ के गवर्नर हैं, इसकी चर्चा अभी अभी हमने किया है। तो ये तो हो गया कि क्या महत्वपूर्ण था, इस संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण था उसकी बात हमने कर लिया कि भैया कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो 2023 नवंबर की घटनाक्रम जो थे वो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जीएस सेक्शन के अंतर्गत। क्या क्या? जैसे भारत की झीलें अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम झीलों की बात करेंगे, भारत की प्रमुख झीलों की बात करेंगे अपने जीएस सेशन के अंतर्गत। भारत की प्रमुख झीलों की बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख झीलों की बात करेंगे। भारत की प्रमुख झीलों में सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो केरल राज्य की झीलें देखने वाले हैं। ठीक है, केरल राज्य की झीलों को देखने वाले हैं। केरल राज्य में यदि हम देखें तो सबसे पहले वेम्बनाड झील आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वेम्बनाड झील के बाद आपको देखने को मिलता है केरल में पेईपद झील। ठीक है, पेईपद झील आपको देखने को मिलता है। अगला आपको देखने को मिलता है पुन्नमदा झील। क्या देखने को मिलता है? पुन्नमदा झील आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलता है अष्टामुदी झील। ठीक है, अष्टामुदी झील आपको देखने को मिलता है। और अष्टामुदी झील के बाद आपको देखने को जो मिलता है वो है कोच्चि झील। क्या देखने को मिलता है? कोच्चि झील आपको देखने को मिलता है। ये तो हो गई केरल की बात। केरल के बाद हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की भी कुछ झीलें हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। अक्सर पूछे जाने के कारण इनके बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी झीलें जो कि तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की जो झीलें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तेलंगाना की जब बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है हुसैन सागर झील। क्या देखने को मिलता है? हुसैन सागर झील पहला। ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिलता है हुसैन सागर के बाद? उस्मान सागर। क्या देखने को मिलता है? उस्मान सागर झील। ठीक है, तीसरा क्या देखने को मिलता है? तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अलवल झील। ठीक है, अलवल झील।
अलवल झील के बाद अगला जो देखने को मिलता है आपको वह है भद्रकाली झील। क्या है? भद्रकाली झील। ठीक है, भद्रकाली झील के बाद पांचवा आपको देखने को मिलता है निजाम सागर झील। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर, निजाम सागर झील। और निजाम सागर के बाद जो छठवां आपको देखने को मिलता है यहाँ पे निजाम सागर के बाद, उसको बोलते हैं पखाल झील। पखाल झील, ये झील आप याद कर लीजिएगा सभी। तो हो गए 2 राज्य। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है उलसूर झील। क्या देखने को मिलता है? पहला देखने को मिलता है उलसूर झील, पहला। उलसूर झील के बाद दूसरा देखने को मिलता है शांति सागर झील। ठीक है, शांति सागर के बाद आपको देखने को मिलता है बेलांदुर झील। ठीक है, बेलांदुर के बाद अगला क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? बेलांदुर के बाद देखने को मिलता है हेब्बल झील। हेब्बल के बाद अगला देखने को मिलता है लालबाग झील। लालबाग झील के बाद देखने को मिलता है दलवाई झील। दलवाई के बाद अगला देखने को मिलता है देवनूर झील। देवनूर के बाद अगला देखने को मिलता है उमकाल झील। ये झील आपको याद रखने की जरूरत है। कर्नाटक के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, बात आती है हरियाणा की। क्या बात आती है? हरियाणा की बात आती है। हरियाणा के संदर्भ में जब हम झीलों की बात करते हैं तो सुल्तानपुर झील, पहला सुल्तानपुर झील आपको देखने को मिलता है। सुल्तानपुर झील के बाद अगला देखने को मिलता है भीमकुंड झील आपको अगला देखने को मिलता है। भीमकुंड के बाद अगला देखने को मिलता है दमदम झील आपको देखने को मिलता है। दमदम झील के बाद अगला देखने को मिलता है बसई झील देखने को मिलता है। बसई झील के बाद अगला है खलीलपुर। ठीक है, खलीलपुर झील। ये हो गया हरियाणा की। हरियाणा की बात आती है गुजरात की झीलों में पहले सूर सागर झील, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सूर सागर के बाद कांकरिया झील के बाद आपको दामोदर कुंड झील देखने को मिलता है। दामोदर कुंड के बाद फिर आपको लखोटा झील देखने को मिलता है। लखोटा के बाद हमीरसर और हमीरसर के बाद गोपी झील आपको देखने को मिलता है। ये तो हो गया गुजरात से संबंधित। गुजरात के बाद फिर हम पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की झीलों में सबसे पहला जो नाम आता है वह है रिवालसर झील। रिवालसर के बाद जो आता है वह है खजियार झील। खजियार के बाद जो तीसरा आता है वह है रेणुका। यहाँ पे रेणुका जी मेला भी लगता है, रेणुका झील। रेणुका झील के बाद अगला जो आता है वो है ब्यास कुंड। ठीक है, ब्यास कुंड झील। ब्यास कुंड के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है सूरज ताल नाको झील। और अगला जो देखने को मिलता है वह है चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल झील। ठीक, ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आज की चर्चा में इतनी झीलों की हमने बात किया है। जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो बाकी राज्यों की भी जो प्रमुख झीलें हैं उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। प्रतिदिन हम सुधार कर रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको अपना 100% देता मैं दिखूंगा, तो उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो यहीं से अपनी चर्चा को अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।